नमस्कार दोस्तों, एडुशन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी अंडर मुगल। जैसे कि हमें पता है कि मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत और मुगल इन दोनों जगह पे इनका जो कुछ कुछ पॉलिसीज है, फॉर एग्जांपल लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, इस टाइप के कुछ पॉलिसीज है, या फिर मॉनिटरी पॉलिसी। ऐसे पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू आवर हिस्ट्री ऑप्शनल। तो आज पूरा इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे द एवोल्यूशन ऑफ लैंड रेवेन्यू पॉलिसी अंडर मुगल। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो मुगल जो डायनेस्टी स्टार्ट हुआ था, द मुगल डायनेस्टी स्टार्टेड फ्रॉम बाबर एंड आफ्टर बाबर हुमायूं केम। लेकिन बाबर और हुमायूं के टाइम पे पहली बात तो बाबर हैड रूल्ड ओनली फॉर 3 to 4 years। ठीक है, तो ये जो 3 से 4 साल उनका उनका रूलिंग पीरियड था, दैट वाज नॉट एट ऑल सफिशिएंट टू इंप्लीमेंट एनी पॉलिसी, नॉट ओनली अबाउट द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी और एनी पॉलिसी। तो हमें बाबर के टाइम पे कोई भी पॉलिसीज ऐसे मुगल पॉलिसीज देखने को नहीं मिलता है। हुमायूं का टाइम पीरियड थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन हुमायूं के टाइम पे भी ही रिमेंड काफी बहुत ही डिस्टर्ब रहे थे, स्पेशली फ्रॉम द साइड ऑफ बहादुर शाह ऑफ गुजरात। देन ही वाज डिथ्रोन्ड बाय शेरशाह सूरी। तो उनका टाइम पीरियड भी काफी डिस्टर्ब रहा, और 1555 में जब वो वापस आए दिल्ली रिकैप्चर करके, उसके बाद भी उनको ज्यादा टाइम नहीं मिला, क्योंकि 1556 में उनकी डेथ हो जाती है, राइट। और सारे पॉलिसीज हमें ये देखने को मिलता है कि सारी पॉलिसीज की शुरुआत अकबर के टाइम से होता है, चाहे वो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी हो, चाहे वो रिलीजियस पॉलिसी हो, या फिर कोई राजपूत पॉलिसी हो, डेक्कन पॉलिसी, कोई भी पॉलिसीज हो, कंसोलिडेटेड फॉर्म में हमें अकबर के टाइम पे देखने को मिलता है। लेकिन देखिए, हुमायूं और अकबर के बीच में, हुमायूं एंड अकबर के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ था, दैट वाज सूट डायनेस्टी, मेनली बाय शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी के रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल। तो शेरशाह सूरी हैड इंप्लीमेंटेड, ऑल्दो हिज रूलिंग पीरियड वाज नॉट वेरी लॉन्ग, दिल्ली में वो 1540 से लेकर के 1545 तक ही रूल किए थे। लेकिन इसी 5 साल में शेरशाह के काफी कंट्रीब्यूशन रहा है, एंड लैंड रेवेन्यू पॉलिसी वाज वन ऑफ देम। तो शेरशाह की एक सिस्टम उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, व्हिच केम टू बी नोन एज द जाप्ती सिस्टम। द जाप्ती सिस्टम बाद में हमें यह देखने को मिलता है, इसी जाप्ती सिस्टम को अकबर ने और कंसोलिडेटेड फॉर्म में और भी इलेबोरेट फॉर्म में उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। तो पहले हमें यह समझ लेते हैं कि जाप्ती सिस्टम था क्या। So जाप्ती सिस्टम was basically लैंड रेवेन्यू असेसमेंट थ्रू लैंड सर्वे। तो हर साल मतलब कि लैंड को क्लासिफाई किया गया था बेस्ड ऑन द फर्टिलिटी, मोस्ट फर्टाइल लैंड, मिडिल फर्टाइल लैंड एंड लेस फर्टाइल लैंड। ये तीन, गुड, मिडिल एंड बैड, ये तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। और उनका जो लैंड असेसमेंट किया जाता था, और उनका जो मेजरिंग यूनिट था, दैट वाज सिकंदरी गज। सिकंदरी गज वाज द मेजरिंग यूनिट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शेरशाह सूरी। और लैंड की असेसमेंट करके, लैंड की सर्वे करके उनके लैंड रेवेन्यू असेस किया जाता था, उसके बेसिस पे लैंड रेवेन्यू फिक्स किया जाता था। दैट वाज द सिस्टम एस्टेब्लिश्ड बाय शेरशाह सूरी विद द हेल्प ऑफ टोडरमल। अब देखिए, अकबर बिकम्स द रूलर इन 1556, राइट। लेकिन 1556 से लेकर के 1560 तक ही एक्चुअल पावर उनके हाथ में नहीं था। क्यों? क्योंकि ही वॉज ए माइनर, because Akbar was born in the year 1542 in the fort of Amarkot, और 1542 के बाद 1556 में उनका एज सिर्फ 14 साल होता है। तो ही वॉज ए माइनर, उनका एक लीगल गार्जियन था बैराम खान। तो ऑल द पावर वॉज इन द हैंड ऑफ बैराम खान, हु वॉज फोर्स्ड टू रिटायर इन 1560 व्हेन अकबर बिकेम एडल्ट। और उसके बाद से ही हमें देखने को मिलता है कि अकबर की सारी पॉलिसीज, मुगल की सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती है अकबर द्वारा, राइट। अब देखिए, अकबर के टाइम पे एक राइटर थे बदाऊनी, उनका कहना यह है कि अकबर हैड एक्चुअली सेपरेटेड द खालिसा लैंड फ्रॉम द जागीर लैंड। और अकबर की जो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज थी, जो मिलिट्री कैंपेन था, उसके वजह से उनको काफी रेवेन्यू को कंसोलिडेट करना उनके लिए जरूरी हो गया था, राइट। तो शुरू में उन्होंने जब्ती हर साल, वही शेरशाह के टाइम पे जो ये किया गया था, उन्हीं को उसी को उन्होंने इंप्लीमेंट किया। उनके पहले भी एक नाम मिलता है जमाई रकमी, लेकिन इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। जमाई रकमी एक मिलता है। उसके बाद जब्ती हर साल उन्होंने इंप्लीमेंट किया था। देन
ही स्टार्टेड वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट व्हिच केम टू बी नोन एज करोरी एक्सपेरिमेंट। हम जानेंगे करोरी एक्सपेरिमेंट के बारे में। एंड देन फाइनली ही established in the entire territory, entire empire, आईनी दहसाला। This is called the Akbar's main land revenue policy। इसके अलावा भी और भी कुछ कुछ सिस्टम था, उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं ये जब्ती हर्षशाला था क्या, राइट। तो देखिए हर्षशाला में मतलब हर साल, राइट, एंड इट वाज बेस्ड अपॉन शेरशाह। तो हुआ ये था कि हर साल लैंड की जो क्लासिफिकेशन था उसके बेसिस पे उनका लैंड रेवेन्यू एसेस किया जाता था, राइट। लेकिन ये प्रोसेस जो था बहुत ही क्यूम्बरसम प्रोसेस था और बहुत ही लेंथी प्रोसेस था, बहुत ही उसमें बहुत सारी डिसएडवांटेजेस थी। फॉर एग्जांपल इन द ईयर 1567 में अकबर की जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था जिनका नाम था दीवाने कुल, इनके जो हेड बनाया गया, इनके जो चीफ बनाया गया वो थे मुजफ्फर खान को इनका चीफ बनाया गया। एंड टोडरमल वॉज एम्प्लॉयड एज द असिस्टेंट ऑफ मुजफ्फर खान। अब मुजफ्फर खान ने जो परगना लेवल ऑफिसर थे, रेवेन्यू ऑफिसर, जिनके पोस्ट का नाम था क्वानंगो, इनसे बहुत मतलब हर साल का डेटा मांगा। तो क्वानंगो ने जो डेटा दिया उसमें यह समझ में आया अकबर को कि इस डेटा में एक्चुअल फैक्ट, ट्रू फैक्ट रिप्रेजेंट नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा रीजन यह था कि ये जो क्वानंगोस थे दे वर देमसेल्व्स बिग लैंडलॉर्ड्स, बिग लैंड ओनर्स। तो वो कभी भी ट्रू डेटा, एक्चुअल डेटा सप्लाई नहीं करते थे क्योंकि उनमें उनका खुद का ही घाटा था, उनका ही खुद का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था। तो अकबर को ये समझ में आने लगा कि ये जो दीवाने हर्षशाला सिस्टम है ये प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो नहीं पा रहा है। तो उन्होंने अपनी करोरी एक्सपेरिमेंट शुरू की। वो क्या था? तो करोरी, द टर्म करोरी कम्स फ्रॉम द टर्म करोड़। ओके, सो द एंटायर खालिसा लैंड, पहले तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था खालिसा लैंड पे, राइट। तो खालिसा जो लैंड था, खालिसा लैंड को रेवेन्यू सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बहुत सारे रेवेन्यू सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डिवाइड किया गया। हर एक रेवेन्यू सर्कल का एक ऑफिसर था जिनका नाम था आमिल। और ये रेवेन्यू सर्कल इसी बेसिस पे डिटरमाइन किया गया था कि एक एक रेवेन्यू सर्कल का जो रेवेन्यू होना चाहिए वो था 1 करोड़ दाम। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ करेंसी जो शेरशाह सूरी ने एस्टेब्लिश किया था वही तब भी चल रहा था, एंड दैट वाज बेस्ड अपॉन कि 1 रुपया इक्वल्स टू 64 दाम, इसी बेसिस पे चल रहा था। तो ऐसे रेवेन्यू सर्कल में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। बाद में अकबर ने सोचा था खालिसा लैंड से उनको जागीर लैंड में भी वो इसको एक्सपेंड करेंगे, लेकिन उसी के बीच में उन्होंने करोरी सिस्टम के साथ उन्होंने अपना आईनी दहसाला सिस्टम को जोड़ दिया, आईनी दहसाला। अब देखिए ये जो दहसाला टर्म है ये दिस वाज बेस्ड अपॉन द टर्म 10 ईयर्स, 10 साल, 10 ईयर्स, ठीक है। अब देखते हैं कि ये आईनी दहसाला सिस्टम क्या था। आईनी दहसाला केम टू बी इंप्लीमेंटेड इन द ईयर 1579। 1579 में उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, राइट। तो देखिए अंडर आईनी दहसाला सिस्टम हर एक लैंड को उनके फर्टिलिटी के बेसिस पे 4 पार्ट में डिवाइड, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पोलाज, पाराती, छच्छर एंड बंजर। पोलाज was the most fertile land which was cultivated every year. पाराती was the land जिसमें फर्टिलिटी रीगेन करने के लिए, क्योंकि इसके फर्टिलिटी पोलाज से कम होता था, तो इनमें फर्टिलिटी रीगेन करने के लिए बहुत बार होता है कि लैंड को अनकल्टिवेटेड रखना पड़ता है, तो 1-2 साल या 3-4 साल ऐसे अनकल्टिवेटेड रखना पड़ता है। तो पाराती लैंड वो लैंड होता है जिसमें 2 कल्टिवेशन के बीच में 1 या 2 साल की गैप देना होता है, राइट। छच्छर लैंड का जो फर्टिलिटी है वो पाराती से भी कम था, उनमें 2 कल्टीवेशन के बीच में 3 से 4 साल की गैप देना होता है। और जो बंजर लैंड था दैट वाज द मोस्ट अनफर्टाइल लैंड, दैट वाज बेसिकली अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है। तो अकबर का मकसद ये था कि जो जितने बंजर लैंड रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए जितना ज्यादा पॉसिबल है लैंड को अंडर कल्टीवेशन लाना होगा, राइट। तो उनका पर्पज ये था कि बहुत सारे बंजर लैंड को अंडर कल्टीवेशन लाया जाए, और इसी बेसिस पे उन्होंने इसको ऐसे 4 कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया।
और हर एक लैंड को भी फिर से 3 कैटेगरी में, सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, गुड, बैड एंड गुड, मिडिल एंड बैड। अब हर लैंड की 10 साल का रिकॉर्ड लिया जाता था और 10 साल की एवरेज की जाती थी। एवरेज, ये जो एवरेज किया गया वो इसलिए क्योंकि देखिए जो एक्चुअल प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्टिविटी से कभी भी मिलता नहीं है। एक्चुअल प्रोडक्टिविटी तो एक असेसमेंट वैल्यू के ऊपर आ जाता है, लेकिन जब प्रोडक्शन होने लगता है तो बहुत सारे रियल फैक्टर, प्रैक्टिकल फैक्टर आ जाते हैं, जैसे क्लाइमेटिक चेंज, सॉइल क्वालिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे नेचुरल कैलामिटी, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो 10 साल का एवरेज लेने पे क्या होता है कि हर एक साल की जो डेविएशन है, जो फ्लक्चुएशंस है, वो फ्लक्चुएशंस न्यूट्रलाइज हो जाता है और ये जो एवरेज निकलता है ये एक बहुत ही मतलब एकदम ट्रू नहीं भी तो ट्रू के बहुत करीब होता है, राइट। दैट वाज द आइनी-दहसाला सिस्टम। अब ये जो एवरेज निकला दैट वाज द लैंड एसेस्ड वैल्यू, लैंड एसेस्ड वैल्यू। और ये जो लैंड एसेस वैल्यू था इसी का 33%, 1/3 was determined as the land revenue। तो इसके कुछ कुछ फीचर्स थे आइनी-दहसाला सिस्टम के, वो ये था कि देखिए लैंड रेवेन्यू तो था 33%, 1/3, बट ये कभी कभी बहुत बार प्लेस टू प्लेस वेरी भी करता था। मोटा मोटी मतलब कि ज्यादातर इन जनरल इट वाज 33%, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस थे, जैसे कि इन मुल्तान इट वाज 25%, इन कश्मीर इट वाज 50%। इस टाइप के कुछ कुछ डिफरेंसेस थी, कुछ कुछ एक्सेप्शंस थी, राइट। जो कल्टीवेटर्स थे, सेकेंड पॉइंट इज, जो कल्टीवेटर्स थे उनको इंसेंटिव दिया जाता था फॉर ब्रिंगिंग बंजर लैंड अंडर कल्टीवेशन, जैसे कि हमने एक्सप्लेन की, राइट। तीसरा था नाबूद सिस्टम। नाबूद सिस्टम क्या था, देखिए अगर आपके पास छच्छर लैंड है, बंजर लैंड है या पाराती लैंड है तो आपको कोई ना कोई लैंड तो आपको अनकल्टिवेटेड रखना ही होगा, राइट। सो अंडर नाबूद सिस्टम 12.5% of the land of a particular cultivator was allowed to keep uncultivated। और ये जो 12.5% अनकल्टिवेटेड रखता था उस पार्ट में उनका लैंड एसेस वैल्यू तो एक है, उसका एक प्रोडक्टिविटी तो है, लेकिन उसमें कोई प्रोडक्शन क्योंकि नहीं हो रहा है क्योंकि वो अनकल्टिवेटेड है, इसलिए उन पे लैंड रेवेन्यू माफ कर दिया जाता था और उनमें लैंड रेवेन्यू नहीं कलेक्ट किया जाता था। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड नाबूद सिस्टम। देयर वाज प्रोविजन फॉर इमरजेंसी ऑल्सो, क्योंकि बहुत बार नेचुरल कैलामिटीज अगर हो जाता है तो नेचुरल कैलामिटीज के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे लैंड रेवेन्यू को माफ भी किया जाता था और उसके वजह से इसी इमरजेंसी प्रोविजंस को इंसुलेट करने के लिए एक इमरजेंसी टैक्स भी कल्टीवेटर से कलेक्ट किया जाता था। उनका नाम था द इसेरी। दैट वाज द इमरजेंसी टैक्स दैट वाज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम द कल्टीवेटर। अब देखिए अकबर की जो आइनी-दहसाला सिस्टम है ये या तो कैश में या तो काइंड में कलेक्ट किया जाता था, राइट। मतलब कि जो कल्टीवेटर्स थे उन पे कभी भी बहुत ज्यादा थोपा नहीं जाता था, उनको जो सुविधा लगे, जो कन्वीनियंट लगे उसी पे उनको कलेक्ट किया जाता था। और इसके साथ साथ अकबर के एक और फ्लेक्सिबिलिटी थी इनके साथ। द फ्लेक्सिबिलिटी वाज दैट कि कभी भी नो रिजिड इंप्लीमेंटेशन, इनको कभी भी जो पीजेंट है, जो कल्टीवेटर है, उनके ऊपर थोपा नहीं जाता था, राइट। तो जो कल्टीवेटर्स थे उनको ऑप्शन दिया जाता था, या तो आप 10 साल सिस्टम में टैक्स दो, या तो अगर आप चाहो तो आप बाकी किसी भी सिस्टम में टैक्स दे सकते हो, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे छोटे छोटे सिस्टम अकबर के टाइम पे किया गया था, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 इज बटाई सिस्टम। ओके, बटाई सिस्टम इज नथिंग बट क्रॉप शेयरिंग व्हिच इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्रॉप शेयरिंग, ठीक है। तो इसमें भी 3 टाइप था, खेत बटाई, लंका बटाई एंड रस बटाई। ये 3 टाइप का सिस्टम था अंडर बटाई सिस्टम। खेत बटाई क्या था कि जो लैंड था जब स्टैंडिंग क्रॉप है, उसी स्टैंडिंग क्रॉप के टाइम पे, मतलब हार्वेस्टिंग से भी पहले स्टैंडिंग क्रॉप रहते हुए ही फील्ड को डिवाइड कर लिया जाता था। तो ये फील्ड डिटरमाइन हो गया, ये फील्ड हो गया स्टेट के टैक्स और ये फील्ड हो गया कल्टीवेटर्स की, फील्ड में डिवीजन, दैट इज कॉल्ड खेत बटाई। लंका बटाई होता है हार्वेस्टिंग के बाद, हार्वेस्टिंग हुआ लेकिन ग्रेन नहीं निकाला गया, क्रॉप है, तो लंका बटाई इज क्रॉप शेयरिंग, दिस इज फील्ड शेयरिंग, दिस इज क्रॉप शेयरिंग। एंड रस बटाई इज आफ्टर ग्रेन, आफ्टर क्रॉप से जो ग्रेन निकाला जाता था उस ग्रेन में शेयरिंग होता था, तो रस बटाई वॉज ग्रेन शेयरिंग। ये 3 टाइप के बटाई सिस्टम था। दूसरा था कंकुत सिस्टम, जिसमें
एक लैंड को देख करके उसका रफ मेजरमेंट, रफ एक लैंड रेवेन्यू असेस किया जाता था. इट वाज नॉट बेस्ड अपॉन एनी असेसमेंट, इट वाज जस्ट काइंड ऑफ ए गेस वर्क यू कैन से. ठीक है, एक रफ मेजरमेंट ऑफ लैंड करके उनका लैंड असेस किया जाता था. तीसरा था नस्ट सिस्टम. इसमें जो किसान जो पहले जो जितना लैंड रेवेन्यू दे रहे थे उसी हिसाब से उनको लैंड रेवेन्यू देने पे भी उनको ऑप्शन उनके पास रहता था. राइट, दिस इज कॉल्ड नस्ट सिस्टम. एंड देन मुक्ताई सिस्टम. इसमें क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि एक एंटायर विलेज की जितने लैंड है इट इज द कम्युनिटी प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर विलेज. तो इन दैट केस विलेज से एक लमसम अमाउंट ले लिया जाता था और पीजेंट से इंडिविजुअली कोई लैंड रेवेन्यू नहीं लिया जाता था. राइट, इसके अलावा भी और भी कुछ कुछ सिस्टम्स था. राइट, दीज आर द अदर मेथड्स. ओके, नाउ अब देखिए अकबर ने तो ये कंसोलिडेटेड लैंड रेवेन्यू एस्टेब्लिश कर दिए थे, लेकिन इसके कुछ कुछ चेंजेस लेटर मुगल पीरियड में भी आए थे. फॉर एग्जांपल अगर जहांगीर के टाइम देखें, जहांगीर में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आया था अकबर सिस्टम का, लेकिन शाहजहां के टाइम से कुछ कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस होने लगे. फॉर एग्जांपल शाहजहां ने इजारादारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया. इजारादारी सिस्टम वाज नथिंग बट रेवेन्यू फार्मिंग और यू कैन से कैपिटलिस्ट फार्मिंग, जिसमें एक कैपिटलिस्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं किसी किसान को कि आपको इतना 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट या 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. तो एक इसमें भी एक मिडलमैन टाइप एक इमरजेंसीज की एक टेंडेंसी रह जाता है, मिडलमैन. ऑल्दो इट इज नॉट ए एंटायरली जमींदार बट इट इज अ काइंड ऑफ ए मिडलमैन. और दूसरा चेंजेस जो शाहजहां ने इंट्रोड्यूस की थी दैट वाज एबोलिशन ऑफ नाबूद. ये नाबूद उन्होंने क्यों एबोलिश किया था? क्योंकि देखिए शाहजहां के टाइम पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स चला था और जिसके वजह से शाहजहां की जो रेवेन्यू जो ट्रेजरी था इट वाज अंडर इंटेंस प्रेशर. तो उनको हाई लैंड रेवेन्यू रेज करना उनके लिए बहुत जरूरी था और इसलिए उन्होंने इतना तक भी अलाउ नहीं किया था किसान को कि वो अपने कुछ कुछ जमीन अनकल्टिवेटेड रख पाए. तो कि नाबूद सिस्टम को भी उन्होंने एबोलिश कर दिया था. ऐसे ही औरंगजेब के टाइम पे हमें देखने को मिलता है फौजदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है. तो फौजदारी सिस्टम क्या होता है कि जागीर जो होता है, जागीर के पास अब फौजदारी पावर आ जाता है एंड फौजदारी पावर इज द पावर ऑफ पुलिसिंग और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. तो इससे क्या होता है कि जो जागीर होते हैं इनके पास लॉ एंड ऑर्डर के पावर आ जाता है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बन जाता है ओवर द कॉमन पीपल. और ये जो चेंजेस लाए गए थे इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलता है कि औरंगजेब के टाइम पे ही वो सरफेस होना शुरू होता है, दैट इज एग्रेरियन क्राइसिस. नाउ एग्रेरियन क्राइसिस एक बहुत फेमस हिस्टोरियंस है जिनका नाम था डॉक्टर इरफान हबीब. उनका कहना था कि एग्रेरियन क्राइसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल. क्योंकि देखिए औरंगजेब के बाद से डिक्लाइन ऑफ मुगल औरंगजेब के टाइम से ही शुरू हो गया था, बट इट वॉज बिकॉज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ये डिड नॉट सरफेस द डिक्लाइन ऑफ मुगल. लेकिन औरंगजेब के डेथ के बाद ही ये सरफेस होने लगा. तो ये जो एग्रेरियन क्राइसिस हुआ था वो उसकी वजह क्या थी? पहले बात थी ये इजारादारी सिस्टम था, रेवेन्यू फार्मिंग. तो जो मिडिलमैन की जो इमरजेंस हुई दे बिकेम हाईली एक्सप्लॉयटेटिव. ओके, दूसरा था फौजदारी सिस्टम जिसमें जागीरदार को जिनको फौजदारी पावर मिला हुआ था दे बिकेम वेरी मच एक्सप्लॉयटेटिव. और फिर हमें देखने को मिलता है औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसी, जिनमें से अंडर विच फ्रॉम 1682 टू 1707 ये लास्ट के 25 साल अपने रूल के 25 साल वो नॉर्थ में पूरी तरह से एब्सेंट रहे और डेक्कन में बने रहे. राइट, तो इनके डेक्कन पॉलिसी के वजह से बिकॉज ऑफ हिज लॉन्ग एब्सेंस फ्रॉम द नॉर्थ फ्रॉम दिल्ली बहुत सारे जो ऑफिशियल्स थे द ऑफिशियल्स स्टार्टेड टू बिकम हाईली एक्सप्लॉयटेटिव, अपने पावर की मिसयूज करने लगे. वो भी एक बहुत बड़ी वजह बन गई जिसके वजह से रिपीटेड पीजेंट रिवोल्ट होने लगा औरंगजेब के टाइम पे. और जब भी पीजेंट रिवोल्ट होता है तो मिलिट्री कैंपेन करना पड़ता है, मिलिट्री भेजना पड़ता है और भी बहुत सारे वजह है जिसके वजह से मिलिट्री कैंपेन करना पड़ा था. तो मिलिट्री कैंपेन जब होता है तो डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप होता है और जब डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप होता है तो जो स्टेट का जो रेवेन्यू है वो भी डिस्टर्ब होने लगता है. राइट, तो ये सारे वजह थी जिसके वजह से हमें देखने को मिलता है कि औरंगजेब के टाइम से और उसके बाद में भी ये एक एग्रेरियन क्राइसिस हुआ था जो एक बहुत बड़ा वजह बन गया था मुगल की डिक्लाइन की.
ठीक है दोस्तों, तो इट वाज द ओवरऑल दिस लैंड रेवेन्यू पॉलिसी अंडर मुगल और उनकी एवोल्यूशन कैसे हुई थी, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।